यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइग्रेशन। तो बेटा, जैसा कि प्रीवियस क्लास में रेड डाटा बुक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो रेड डाटा बुक है, ये वो बुक है जिसमें जो भी इंडेंजर्ड एनिमल हैं, ठीक है, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसमें जो है आपका प्रेजेंस होता है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है इस बुक में कि कितने एनिमल्स जो है इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यानी पूरा का पूरी जो इन्फॉर्मेशंस होती है इनसे रिलेटेड, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके इस रेड डाटा बुक में अवेलेबल रहती है, ठीक है, जिससे कि आप जो है इसको पढ़ के आप इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन कौन से एनिमल आपके जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कौन कौन से प्रेजेंट टाइम में इंडेंजर्ड एनिमल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो थी बाटा आपकी रेड डाटा बुक। अब हम लोग बात करते हैं माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन का सिंपल सा आप मीन्स ये समझ लीजिए कि माइग्रेशन होता क्या है। तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि बेटा जो माइग्रेशन है, जैसे कि हम लोग बात करें, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि सोचो कि बेटा कि हमारा जो एक सर्वाइवल कंडीशन है, सर्वाइव करने की जो सर्वाइवल टेम्परेचर है, मैंने मान लिया कि 37 to 40, ठीक है ना, मतलब इतना हमारा सर्वाइवल है, हम इजीली इसमें सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना, वो बेस्ट टेम्परेचर है। अच्छा, अब क्या हो कि बेटा इन द केस ऐसी सिचुएशन बने कि टेम्परेचर एकदम से 50 हो जाए, तो हम जो है अगर 40 तक सर्वाइव कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा 45 कर लेंगे, लेकिन 50 हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कंडीशन पड़ जाएगी। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन पड़ जाएगी कि हो सकता है उसमें हम ईज़िली सर्वाइव ना कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है, हम उस जगह पे जाएंगे या उस जगह पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर हमारे सर्वाइव करने लायक हो, मीन्स कि 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, है कि नहीं। तो अगर हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर हमारे लिए सर्वाइवल हो, ठीक है, जो भी आपका टेम्परेचर सर्वाइवल टेम्परेचर है 40-45 जो भी है, तो ऐसी कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। यानी अब हम क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, यानी माइग्रेशन कहलाते हैं, इसी को माइग्रेशन बोलते हैं। कि कोई भी सर्वाइवल कंडीशन जो है पाने के लिए, ठीक है, कोई भी सुटेबल जगह जो है सर्वाइव करने के लिए, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर मूव करते हैं, इसी को ही हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। ज़्यादातर माइग्रेट वर्ड है वो बर्ड के लिए यूज़ होता है, जिससे ऐसी बर्ड्स जो बेटा पूरे ईयर की अगर हम लोग बात करें तो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो मूव करती रहती हैं, तो ऐसी बर्ड्स को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। वहीं से ये वर्ड माइग्रेशन आया। तो बात समझ में आ गई। तो बर्ड्स ऐसा क्यों करती हैं, ऐसी बहुत सारी बर्ड्स हैं, आप देखोगे कि अमेरिका में भी देखने को मिलती हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो इंडिया में देखने को मिली, है ना, फिर कुछ टाइम बाद वो पाकिस्तान में देखने को मिली। तो कहने का मतलब है इस तरह से जो एक कंट्री बाई कंट्री अगर आपको वही एक वर्ड देखने को मिल रही, तो मतलब वही है कि पूरे ईयरली जो इनकी एक साइकिल है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसे क्यों जा रही हैं, वो सर्वाइवल कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए तो जा रही हैं, ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें। अब सोचो कि इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे एक जैसा ही टेम्परेचर पूरी जगह बना रहता हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो हो सकता है हमारे यहाँ पे ठंड हो तो किसी अदर कंट्री में गर्मी पड़ रही हो। तो जो बर्ड अगर सोचो गर्मी में सर्वाइव करती है, ठीक है, हॉट एरिया में सर्वाइव करती है, तो वो हमारे यहाँ पे इंडिया को छोड़ के कहीं और कंट्री में चली आएगी। तो इसी को ही हम लोग माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो यही बेटा समझाने की इन्होंने कोशिश करी है माइग्रेशन में। देखिएगा इसमें सेकंड पैरा में दिया गया है कि माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फॉर अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज द क्लाइमेट चेंजेस। They fly for laying egg as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable। यानी कि देखो बेटा क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं बेटा, अच्छा इनको टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। अभी सोचो कि जो है एग्स वगैरह जो लेइंग एग हैं, ठीक है ना, इनको कितना ही टेम्परेचर चाहिए कि जिससे जो बेबी है वो बॉर्न हो सके, ठीक है, डेवलप हो सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो टेम्परेचर बहुत मैटर करता है ना। तो इस वजह से ये हॉस्पिटेबल जो भी कंडीशन होती है वहीं पे सर्वाइव करते हैं।
तो इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो बर्ड्स हैं बेटा वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं। सोचो बेटा 500, 1000, मतलब इतना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हैं, ठीक है, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, ठीक है, और सिर्फ सर्वाइवल हॉस्पिटेबल कंडीशन पाने के लिए, ठीक है, उसे अडॉप्ट करने के लिए। तो इसी को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की। तो देखो बेटा, आपको पता है कि इतना बड़ा जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर का मतलब क्या था? मतलब सिर्फ क्या था? डिफॉरेस्टेशन से था और कुछ नहीं था। भाई आप प्लांट्स को कट कर रहे हो, फॉरेस्ट को पूरा कट ख़त्म किए दे रहे हो, ठीक है, ट्रीज़ को कट कर रहे हो, उनमें अल्टीमेटली कौन सर्वाइव कर रहा है? उसमें आपके एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, इंसेक्ट सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्रीपर सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं जो उनमें सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप उनका जो शेल्टर है उनको क्या कर रहे हो? ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। इस वजह से वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड में आ गए हैं और एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के मामला जो बात है वो ट्रीज़ पे अटकी हुई है कि अगर हम लोग बेटा प्लांट्स को, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें सेफ रखेंगे, तो इन जो एनिमल्स हैं जो लगातार डिक्रीज़ हो रहे हैं, इनकी जो स्पीसीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही है, वो धीरे धीरे जो है कंट्रोल हो पाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्लांट से जो भी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, हमें या तो उन पे कंट्रोल किया जाए या कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि प्लांट्स की जो इतने लार्ज अमाउंट में जो कटिंग हो रही है वो कुछ कम हो सके, ठीक है। ख़त्म तो नहीं हो सकती है क्योंकि हम लोग आज भी वुडन चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। फर्नीचर वगैरह आज भी जो है वुडन के आ रहे हैं, ठीक है ना। कुकिंग वगैरह में भी इसका यूज़ हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वुड का यूज़ हो रहा है। तो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट तक हम उसे कम कर सकते हैं कि जो इतनी लार्ज जो है उसमें अमाउंट में की जो कटिंग हो रही है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो सके। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। भाई पेपर, अब जैसे कि आप ही लोग, आपके पास नोटबुक है, कुछ गलत हो गया, पूरा का पूरा पेपर आपने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया, तो सोचो बेटा वो जो पूरा पेपर था वो तो पूरा वेस्ट हो गया ना। लेकिन उस एक पेपर को बनाने के लिए, एक पेज को बनाने के लिए सोचो ट्रीज़ का कितना पार्ट गया होगा, है ना। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि आप ये काम सिंगल नहीं कर रहे हो, आपके साथ में हज़ारों लोग ये काम कर रहे हैं। तो सोचो ऐसे तो बेटा आप पर डे आपने 10 ट्रीज़ ऐसे बर्बाद कर दिए सिर्फ पेपर को फेंक के, है ना। अगर पूरी दुनिया में हर इंसान ऐसे ही काम कर रहा है तो 10 से 20 ट्रीज़ तो पर डे ऐसे ही वेस्ट हो गए। अब बाकी जो ट्रीज़ का सामान बन रहा है, सोचो इतनी नोट्स बुक्स ये सब पेपर वगैरह, रबर वगैरह, ये सब कहाँ से आ रहा है भाई? ये प्लांट से ही तो आ रहा है, वहीं से ही तो मैन्युफैक्चर हो रहा है। जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट ही तो है, प्लांट्स का पार्ट ही तो है जो रॉ मटेरियल है ना। तो आखिर लॉन्ग टाइम तक बेटा चीज़ें आपको मिलती रहें तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उस चीज़ का यूज़ बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो इस बात का बेटा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस, हाँ इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी गई है कि आपको बेटा पता हो या ना पता हो कि अगर 1 टन पेपर आपके पता है कितने ट्रीज़ से डेवलप होता है? हाउ मैनी ट्रीज़? 17 फुल ग्रोन ट्रीज़। यानी अगर फुल ग्रोन मतलब पूरा जो बड़ा एडल्ट ट्रीज़ हो गया है, पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, उस ट्रीज़ को 17 ट्रीज़ को जब हम कट करते हैं, 17 ट्रीज़ को, तब 1 टन पेपर आपका रेडी होता है। अब आप सोचो, ठीक है ना, कि 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से तो सोचो कितने पेपर बनते होंगे, कितने ट्रीज़ पर डे कट होते होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बेटा काम होता है। अगर मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो आपकी ये जो वुड की जो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में ज़्यादा चाहिए होगा तो ट्रीज़ तो अल्टीमेटली कट होंगे ही होंगे, है ना। तो ऐसा अगर हम चाहें तो इसके अमाउंट को
कम कर सकते हैं, कटिंग के अमाउंट को कम कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट हम लगा नहीं रहे हैं और कट पर डे बराबर कर रहे हैं इतने लार्ज अमाउंट में, तो जाहिर सी बात है बेटा आगे आने वाले टाइम में तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, क्योंकि एक ट्रीज़ को डेवलप होने में, मैच्योर होने में कम से कम 2 से 3 ईयर लगते हैं, है ना। और कटिंग तो आप पर डे कर रहे हो, तो सोचो कि एक ट्रीज़ डेवलप हो रहा है आपका 3 ईयर में और कटिंग आप पर डे कर रहे हो, तो सोचो बेटा कि अब सोचो फॉरेस्ट कहाँ बचेगा, वो तो धीरे धीरे पूरा का पूरा सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ बेटा सोचने समझने वाली है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन लगा लीजिएगा, बाकी आपको बेटा पता ही है, ठीक है ना, कि किस तरह से सेफ रखना है, कैसे करना है उसको। रिसाइकिल मतलब पेपर अगर वेस्ट भी हो जाए तो उसको कुछ रिसाइकिल कर लो, है ना। रफ कागज़ बना लो, उसमें आप रफ वर्क करते हो वो भी कर सकते हो, प्लस या कोई क्राफ्ट आइटम आप बना सकते हो, उसको ऐसे ही वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। और बाकी सबसे लास्ट है आपका रिफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन जैसा कि नाम से ही आपको बेटा पता चल रहा है कि एक है डिफॉरेस्टेशन, देखो कंफ्यूज मत होना, डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट का लगातार खत्म होना, पेड़ों का कटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और फिर इसी का अपोजिट कर दो रीफॉरेस्टेशन, री का मतलब फिर से स्टार्ट कर देना, मतलब कि प्लांट अगर आप कट कर रहे हो तो अगर प्लांट को कट ना करो, ठीक है, आप उनको जर्मिनेट करो, आप उन प्लांटेशन करो, तो जितना प्लांटेशन करोगे तो फॉरेस्ट फिर से डेवलप हो जाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो प्लांट्स का कटना डिफॉरेस्टेशन, प्लांट का लगना रिफॉरेस्टेशन, समझ में आ रही बात। तो अगर आप ऐसे ट्रीज प्लांट वगैरह ग्रो करोगे, डेवलप करोगे, तो ये आपका रिफॉरेस्टेशन कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम लोग फॉरेस्ट को ख़त्म होने से रोक सकते हैं, ऐसे ट्रीज़ को, ऐसे एनिमल्स को हम बचा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्पीसीज़ को हम बचा सकते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या होने जा रही है, ठीक है। तो बाकी देख लेंगे। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट एट लीस्ट as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. तो वैसे तो रिफॉरेस्टेशन नेचुरली होता है, आपको पता है कि अगर आप फॉरेस्ट वगैरह में जाते हो तो क्या वहाँ कोई प्लांट लगाते हो, लेकिन फिर भी देखते हो कितने सारे ट्रीज़ आपके वहाँ पे प्लांट डेवलप हो जाते हैं, तो वो इसी तरह से कि उनका जर्मिनेशन नेचुरल तरीके से हो जाता है ना। इस वजह से वहाँ इतने लार्ज अमाउंट में आपके प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। यही है आपका रिफॉरेस्टेशन। तो आई थिंक बेटा आपका ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 7, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो चैप्टर का नेम था, इससे हमें सीखने को मिला कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को किस लिए कंजर्व करना चाहिए, आखिर इससे हमें और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बच्चों आप लोगों का वर्क इतना है कि जो भी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो भी एक्सरसाइज हैं वो आप लोग इसको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप कर दें, और बाकी कल हम लोग इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वो हम लोग राइट डाउन नोटबुक में करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।